गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का जर्नल में जो टॉपिक चल रहे थे उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोगों ने देखा था कि कल जर्नल में हम लोगों ने लास्ट जो क्वेश्चंस किया था वो हमारे पास बैड डेब्ट्स और ओपनिंग एंट्री से रिलेटेड। अब इसी में हम लोग जर्नल को आगे कंटिन्यू करते हैं सम स्पेशल ट्रांजेक्शन या एंट्रीज से रिलेटेड। देखो बेटा, नॉर्मली कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस को करता है तो वो अपने बिजनेस में जनरली गुड्स को खरीदता है, गुड्स को बेचता है, खरीदा हुआ सामान वापस करता है, बेचा हुआ सामान उसका वापस आता है। तो ये उस बिजनेस की रूटीन ट्रांजेक्शन्स होती है। लेकिन इन रूटीन ट्रांजेक्शन के अलावा भी बिजनेस में कुछ अदर ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं। तो उन अदर ट्रांजेक्शन्स के लिए हम किस तरीके से एंट्रीज करते हैं, तो कुछ ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखो बेटा, आपके पास जो अदर ट्रांजेक्शन्स हैं उनमें पहला ट्रांजेक्शन आता है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। एक ट्रांजेक्शन आता है रिलेटेड टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, यानी कि डूबे हुए पैसे का रिकवर होना, बैड डेब्ट्स का रिकवर होना। आप सभी ने बैड डेब्ट्स का मतलब समझा था, मैंने कल आपको बैड डेब्ट्स से रिलेटेड एंट्री भी करवाई थी। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है कि व्हेनेवर डेटर रिफ्यूज टू मेक अस द पेमेंट इट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। यानी कि जब हमारे डेटर हमें पेमेंट करने से मना कर दे तो उसे हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। भाई किसी के हम पैसा मांगते हैं लेकिन बंदे ने हमें पैसे देने से मना कर दिया तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, बैड डेब्ट्स कहलाता है। ठीक। अब कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि भाई हम किसी के पैसा मांगते हैं, आज की डेट में उसने पैसा देने से मना कर दिया और उसके पीछे का रीजन ये था कि उसका बिजनेस फेल हो गया, उसके बिजनेस में हैवी लॉस हो गया, जिसकी वजह से ही इज नॉट इन ए कंडीशन टू मेक द पेमेंट। लेकिन आपको पता है फ्यूचर तो अनसर्टेन है। आज उस बंदे का बिजनेस फेल हो गया, आज उसने पेमेंट करने से मना कर दिया, लेकिन उसकी लाइफ तो खत्म नहीं हुई। ही विल मेक हिज एफर्ट्स कंटिन्यू। तो क्या होगा कि मान लो 1 साल 2 साल के बाद उसने कोई दूसरा बिजनेस किया और वो बिजनेस उसका बहुत अच्छा चल गया, उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। उस सिचुएशन में कुछ बंदे जो ईमानदार होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार हमने उस समय पैसा देने से मना किया था क्योंकि हमारी कंडीशंस नहीं थी, तो क्यों ना आज की डेट में हम वो पैसा वापस कर दें। तो अगर हमारा कोई ऐसा बंदा है जिसकी तरफ हमारा पैसा डूब चुका था लेकिन अनएक्सपेक्टेडली आज उसने वो पैसा हमें वापस कर दिया, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कहलाएगा। तो अब उसमें क्या होगा कि अगर हमारा कोई डूबा हुआ पैसा, बैड डेब्ट्स का पैसा वापस रिकवर होता है तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो देखो उसकी एंट्री की वजह से 2 इफेक्ट पड़ेगा। एक इफेक्ट पड़ेगा कैश पर, ठीक है। अब दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ेगा ये ध्यान से समझो। मान लो हमारा कोई कस्टमर था राम, जिसका पैसा डूब चुका था। जब पैसा डूबा था तो हमने एंट्री की थी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, याद हो तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राम, यानी कि हमने अपनी बुक्स में से राम के नाम को हटा दिया था। ठीक है। आज वो पैसा हमें रिकवर हो रहा है राम से। तो ये नहीं कि राम गिवर है, राम को क्रेडिट करो, नहीं। अगर आपने राम को क्रेडिट कर दिया, उस बंदे को क्रेडिट कर दिया, तो इसका मतलब आपकी लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी, आपकी बुक्स में उस बंदे का नाम दिखाना पड़ेगा। लेकिन जब बंदे ने पहले का पैसा आपको दिया है तो आपकी बुक्स में तो उसका नाम बिल्कुल खत्म होना चाहिए, आपकी बुक्स में आप उसके नाम को नहीं दिखा सकते। तो एक तो इफेक्ट पड़ रहा है कैश पर, दूसरा इफेक्ट पड़ रहा है इनकम पे। भाई जो पैसा आपका डूब चुका था, जिसकी आपको कोई उम्मीद नहीं थी मिलने की, वो पैसा आपको मिला है, तो अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। किस नाम से, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो इसकी हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है। जब हमारा डूबा हुआ पैसा, बैड डेब्ट्स का पैसा हमें वापस मिलता है तो हम उसकी एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर। इसी प्रकार दूसरा ट्रांजेक्शन हमारे पास आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। स्पेशल एंट्रीज में अब हमारे पास अगला पॉइंट आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। डियर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि कोई भी ऐसा एक्सपेंस, कोई भी ऐसा खर्चा जो आपका ड्यू हो चुका लेकिन जिसकी अभी तक आपने पेमेंट नहीं की, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब हो गया कि देखो जैसे फॉर एग्जांपल आज आपकी फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं, वर्कर को काम करते हुए 1 साल हो गया, ये साल का एंडिंग है, आप उन वर्कर ने काम कर दिया मार्च के महीने में एट द एंड ऑफ ईयर। अब मार्च महीने की उनकी सैलरी ड्यू हो चुकी, लेकिन आप ये कहते हो कि भाई अभी पैसे नहीं आए, अगले महीने आकर पैसे ले जाना। अब आप देखो वर्कर आपके लिए काम कर चुके, आपके सैलरी उनको देनी है, यानी कि खर्चा तो आपका ड्यू हो चुका, लेकिन अभी तक आपने उस एक्सपेंस की पेमेंट नहीं की है, तो दैट विल बी कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इट मींस एनी एक्सपेंस व्हिच हैव बीन ड्यू बट नॉट पेड इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कोई भी ऐसा खर्चा जो आपका ड्यू हो चुका लेकिन जिसकी अभी तक आपने पेमेंट नहीं की है, वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाता है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में दो चीजों पर इफेक्ट पड़ेगा। भाई अगर मान लो मैं आपको ये कहता हूं सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, भाई मैंने आपको ये कहा कि सैलरी आपकी ड्यू हो गई लेकिन आपने पे नहीं की, तो आप सोच के देखो कि सैलरी नाम का एक्सपेंस आपका जनरेट हो चुका, जनरेट तो हो गया, ठीक है, आपने आज नहीं कल पे करोगे, कल नहीं परसों पे करोगे, पे तो करना ही पड़ेगा, तो एक इफेक्ट तो पड़ गया सैलरी पे, एक्सपेंस पे, भाई खर्चा तो क्रिएट हो गया। आप लोगों को पता है हम एक्यूरेट बेसिस पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन उसी दिन रिकॉर्ड करते हैं जिस दिन वो ट्रांजैक्शन जनरेट हुआ, तो सैलरी नाम का एक्सपेंस आपका जनरेट हो गया, इसको आपको दिखाना है, डेबिट करोगे। अभी तक आपने वो पैसा दिया नहीं, अगर आप पेमेंट कर देते तो एंट्री क्या होती है, सैलरी टू कैश। अब कैश की जगह किस पे इफेक्ट पड़ेगा, लायबिलिटी पे, क्योंकि वो पैसा अभी आपको अपने वर्कर को देना है, तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। तो आप सोचो अमेरिकन अप्रोच में हमने यही पढ़ा था कि अगर कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट। तो अगर कोई भी एक्सपेंस आपका ड्यू हुआ और उसकी आपने पेमेंट नहीं की, तो आप उसके लिए एंट्री करेंगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। भाई एक्सपेंस आपका जनरेट हो गया, खर्चे को करोगे डेबिट, इसकी वजह से लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो लायबिलिटी को करोगे क्रेडिट, ठीक है। एक्सपेंस का नाम आएगा, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट आउटस्टैंडिंग है रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, क्लियर, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रीपेड एक्सपेंस, लेकिन उसको छोड़ो, उसको बाद में समझाऊंगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। थर्ड स्पेशल एंट्रीज में हमारे पास एक आता है डेप्रिसिएशन। देखो बेटा डेप्रिसिएशन का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, व्हाट डू मीन बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं। देखो नॉर्मली कोई भी बिजनेसमैन जब किसी बिजनेस को ऑपरेट करता है, किसी बिजनेस को चलाता है, तो जनरली एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड द फिक्स एसेट्स। हर प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। भाई हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में बिल्डिंग का, मशीन का, फर्नीचर का, इस प्रकार की फिक्स एसेट्स का यूज जरूर करता है। और देखो जब हम अपने बिजनेस में फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं तो ड्यू टू कंटिन्यूअस यूजेस और ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम, भाई लगातार प्रयोग करने की वजह से या फिर टाइम पास होने की वजह से फिक्स एसेट्स की वैल्यू में एक रिडक्शन आता है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू में एक कमी आती है। फिक्स एसेट्स की वैल्यू में होने वाले रिडक्शंस को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। यानी कि जब हम अपने बिजनेस में फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं तो ड्यू टू कंटिन्यूअस यूजेज फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस होती है, और उस रिडक्शंस को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। जैसे आज हमारे पास मान लो हमने कोई फर्नीचर परचेज किया 10,000 रुपए का, आप ये देखो कि आफ्टर 1 ईयर क्या उस फर्नीचर की वैल्यू 10,000 रह जाएगी, नहीं, उसकी वैल्यू 8,000 रहेगी। 2,000 रुपए उसकी वैल्यू में रिडक्शंस हुआ तो वो रिडक्शंस क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन कहलाएगा। जनरली हम लोग जब अपने बिजनेस में फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं तो एट द एंड ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर हमारे बिजनेस में जितनी भी फिक्स एसेट्स होती है उन सभी के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है।
तो जब हम फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं या उनकी वैल्यू को रिड्यूस करते हैं तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? देखो जैसे मशीन पे 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाया तो पहली बात तो ये समझ लो डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस और लॉस, यानी कि डेप्रिसिएशन आपके लिए एक प्रकार का लॉस है, आपके लिए एक्सपेंस है, लेकिन वो नॉन कैश है, आपको उसकी पेमेंट कैश में नहीं करनी। अगर आप अपनी फिक्स एसेट जैसे मशीन है उसकी वैल्यू को 2,000 रुपीज रिड्यूस करना चाहते हो, यू वांट टू प्रोवाइड 2,000 रुपीज डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, तो देखो जो 2,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हो वो पैसा आपको कैश में नहीं देना, वो पैसा आपके पास से कैश में नहीं जा रहा, केवल आपको अपनी एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करना है। तो दो चीजों पर इफेक्ट पड़ेगा, एक इफेक्ट तो पड़ेगा एसेट्स पे, आपको अपनी एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा, और जैसे कि हमने अमेरिकन अप्रोच में पढ़ा हुआ है एसेट्स को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। सेकेंड इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? लॉस पे। आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है ड्यू टू डेप्रिसिएशन, और लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो जब हम किसी भी फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो उसके लिए हमारी एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। अगर हम फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हमारी एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। क्लियर बेटा? ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखो यहां पे फिक्स एसेट्स का नाम आएगा, जैसे मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, फर्नीचर पे लगाना है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। जिस भी फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हो उस फिक्स एसेट्स का यहां पे नाम आएगा। ठीक। इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, नेक्स्ट डिस्कशन हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो आप लोगों को कैपिटल का मतलब तो पता है, कैपिटल मींस दैट अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन बिजनेस, यानी कि बिजनेस ओनर बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। अब बात आती है कि कैपिटल के ऊपर दिया जाने वाला इंटरेस्ट। अब प्रॉब्लम आती है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट किसको देंगे? ओनर को। और कौन देगा? बिजनेस। ये क्या फंडा हुआ? देखो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाई वी ऑपरेट द बिजनेस। भाई कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है? सिंपल सा जवाब है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि केवल और केवल प्रॉफिट वर्ड सफिशिएंट नहीं है, सही नहीं है। कारण एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि मान लो आज मेरे पास 10 लाख रुपीस हैं, ठीक है, मैं उस 10 लाख रुपीस को बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं और एक साल के बाद मैंने पूरी मेहनत करने के बाद इस बिजनेस में 20,000 रुपीस का प्रॉफिट कमाया। 10 लाख रुपए लगाकर 20,000 रुपए का प्रॉफिट मैंने अर्न किया। तो ये बताइए कि शुड आई कंटिन्यू द बिजनेस? क्या मुझे इस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए? विल आई रिमेन सेटिस्फाइड विद दिस बिजनेस? क्या मैं अपने बिजनेस से सेटिस्फाइड रहूंगा? तो इसका आंसर है नहीं। 10 लाख रुपए लगा के 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके आई एम अर्निंग जस्ट रुपीस 20,000, आई विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद माई बिजनेस। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कि इतनी मेहनत करने के बाद 10 लाख रुपए लगाने के बाद 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने के बाद भी मैं 20,000 अर्न कर रहा हूं, जबकि अगर मैं बिना मेहनत किए, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए इस 10 लाख रुपीस को बैंक में डिपॉजिट करवाता और सारे दिन घर पे बैठा रहता, तो भी बैंक मुझे इसके ऊपर 70,000 रुपीज 7% का क्या दे देता? इंटरेस्ट दे देता। ठीक है, यानी कि विदाउट एनी एफर्ट्स 70,000 तो मैं बैंक से ही ले सकता था, लेकिन बिजनेस करने के बाद मैं कितने अर्न कर रहा हूं? 20,000। आई विल नॉट रिमेन सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये हुआ कि ओनली ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट। केवल और केवल प्रॉफिट अर्न करना सफिशिएंट नहीं होता। वी वांट टू अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट। हम लोग अपने बिजनेस में, देखो बिजनेस कब करेंगे? बिजनेस करना तब पसंद करेंगे जब एटलीस्ट जो इंटरेस्ट हमें बैंक से या आउटसाइडर से मिल रहा है उसके कंपैरेटिवली हमें अपने बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो। अगर मैं इस 10 लाख रुपीस को इन्वेस्ट करके बिजनेस में 1 लाख 2 लाख 150 का प्रॉफिट अर्न करता हूं, तब तो मैं इस बिजनेस को करूंगा।
अगर मेरा प्रॉफिट 70 से कम आ रहा है या 60 से कम आ रहा है तो मुझे इस बिजनेस को करना सही नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो ही ऑलवेज वांट दैट ही शुड गेट ए मिनिमम रिटर्न, कि भाई उसको एक मिनिमम रिटर्न तो अपने बिजनेस में मिलना ही चाहिए। भाई अगर 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर 6% या 8% या 10% जो भी बिजनेस के अकॉर्डिंग सफिशिएंट लगता है वो रिटर्न तो उसको मिलना ही चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करे। अदरवाइज ही शुड इन्वेस्ट दैट अमाउंट इनटू द बैंक और एनी ही शुड प्रोवाइड दिस अमाउंट एज ए लोन, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जब बिजनेसमैन, आपको ये तो पता है कि एक बिजनेस के ओनर का और बिजनेस का दोनों का एग्जिस्टेंस बिल्कुल सेपरेट होता है, दोनों का एग्जिस्टेंस अलग होता है। इसलिए क्या होता है कि जब हम अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें एक कंडीशन रखते हैं कि वी शुड गेट दिस अमाउंट एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो सोचने की बात है, राम नाम का एक बंदा है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है एक्स लिमिटेड के नाम से। राम का और एक्स लिमिटेड का एग्जिस्टेंस बिल्कुल सेपरेट है। राम ने बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट की, लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए 5 लाख की रिक्वायरमेंट और थी। 5 लाख रुपए हमने बैंक से क्या ले लिया, लोन ले लिया, ठीक है। अब देखो ये जो एक्स लिमिटेड नाम की फर्म है, ये बैंक से जो 5 लाख रुपीस का लोन ले रही है, इस 5 लाख के लोन के ऊपर बैंक को क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। भाई हमारी फर्म बैंक को क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। तो जब हम आउटसाइड द बिजनेस जो पैसा रेज करते हैं, जो पैसा उधार लेते हैं, उस पैसे पे आउटसाइडर को इंटरेस्ट देते हैं, तो उसी प्रकार इनसाइडर को भी इंटरेस्ट देना चाहिए। भाई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये दोनों के दोनों सेपरेट पर्सन है। तो जब हम बैंक से लिए गए पैसे पे ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, तो ओनर के द्वारा लिए गए पैसे पर भी हमें क्या देना चाहिए, इंटरेस्ट देना चाहिए। तो समटाइम इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दिस प्रोविजन इज गिवन। बिजनेस की रूल बुक होती है जिनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो उस रूल बुक में कई बार ये लिखा जाता है कि इफ द ओनर विल इन्वेस्ट द अमाउंट इनटू द बिजनेस ही विल बी एंटाइटल्ड टू हैव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने परसेंट देना है वो क्वेश्चंस की कंडीशंस के अकॉर्डिंग होगा। जैसा भी डिसाइड हुआ है 6%, 7%, 8%, 10%, जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड हुआ है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर को देना है। तो देखो जब ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है तो उसके लिए एंट्री क्या होगी। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर बता देता हूं, कैश में नहीं देना। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर को दिया जाना है इट विल नॉट बी पेड इन कैश। जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ओनर की कैपिटल में ही ऐड होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से दो चीजों पर इफेक्ट पड़ेगा। एक इफेक्ट तो पड़ेगा फर्म के एक्सपेंस पे। भाई फर्म ओनर को इंटरेस्ट दे रही है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रकार का एक्सपेंस हो गया जिसको करोगे डेबिट। सेकंड इंपैक्ट पड़ेगा कैपिटल पे। ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर की कैपिटल इंक्रीज होगी और कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओनर के द्वारा इन्वेस्ट की गई कैपिटल पे अगर हमें इंटरेस्ट देना है तो उसके लिए एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है डेबिट, ड्यू टू दिस द कैपिटल ऑफ ओनर विल इंक्रीज, तो कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। क्लियर बेटा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ ट्रांजिशन, स्पेशल ट्रांजिशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग के ऊपर लिया जाने वाला इंटरेस्ट। आप सभी को पता है ड्राइंग क्या है। देखो ड्राइंग मीन्स द अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल रिक्वायरमेंट, फॉर हिज पर्सनल यूज। यानी कि बिजनेस ओनर के द्वारा जब अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो अमाउंट विड्रॉ किया जाता है उसको हम ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। देखो समटाइम ये बिजनेस ओनर withdraw the cash or some goods from the business to meet his personal requirement, that is called drawing, ठीक।
अब एक बात सोचो, मैं आपको एक छोटे सा एग्जांपल देता हूं। आज आपने मुझसे पैसे उधार लिया और मैं उस लोन के ऊपर आपसे क्या चार्ज करता हूं? इंटरेस्ट चार्ज करता हूं, इंटरेस्ट लेता हूं। अगर कुछ समय के बाद मैं आपसे पैसा उधार लेता हूं, तो आप भी उस पैसे पे क्या लोगे? इंटरेस्ट लोगे। ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, कैपिटल इन्वेस्ट की, और उस कैपिटल पे ओनर हमसे क्या ले रहा है? इंटरेस्ट ले रहा है। तो इन द सेम वे अगर हम बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करते हैं, ड्रॉइंग करते हैं, तो उस ड्रॉइंग के ऊपर बिजनेस हमसे क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। तो sometime in the question it is given that if the owner will withdraw the amount from the business will charge interest on drawing। यानी कि ओनर के द्वारा अगर बिजनेस में से ड्राइंग की जाती है, अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ किया जाता है, तो बिजनेस विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन सच ड्राइंग। ऐसे ड्राइंग्स के ऊपर बिजनेस ओनर से क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो देखो, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कहा गया हो, अगर ओनर के द्वारा विड्रॉ किए गए अमाउंट के ऊपर बिजनेस इंटरेस्ट ले रहा हो, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? देखो, इसमें दो चीजों पर इफेक्ट पड़ेगा। वही बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बिजनेस कैश में नहीं लेता, ओनर से कैश में नहीं लिया जाता। ये पैसा भी उसकी कैपिटल में से एडजस्ट किया जाता है। लाइक अगर ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपीज विड्रॉ किए और उस 10,000 रुपीज के ऊपर आप 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट ले रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसकी वजह से ड्राइंग का जो अमाउंट है 10,000 इट विल इंक्रीज। भाई एक तरफ तो आपका ड्राइंग का अमाउंट बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा। नाउ द टोटल ड्राइंग ऑफ ओनर विल बी कंसीडर ऑफ रुपीज 11,000। ड्राइंग को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म ओनर से ले रही है, तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ए इनकम। भाई जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप ले रहे हो वो हमारे लिए क्या है? इनकम। इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो अगर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनर से लिया है, तो उसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे? एक तो हम ड्राइंग को इंक्रीज करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की वजह से एक तरफ तो ड्राइंग का अमाउंट इंक्रीज हो गया जिसको करेंगे डेबिट, दूसरी तरफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी फर्म के लिए एक प्रकार की इनकम है, बिकॉज वी आर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम द ओनर। तो इनकम को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर बेटा? इसके बाद एक लास्ट ट्रांजिशन है, आपको थर्ड नंबर का ट्रांजिशन मैंने छुड़वाया तो वो आप करवा रहा हूं, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। और एक्सपेंस पेड इन एडवांस। एक्सपेंस पेड इन एडवांस। देखिए बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस, वैसे तो मीनिंग मैंने लिख भी दिया है, आप सभी को पता है। व्हाट डू मीन बाय प्रीपेड एक्सपेंस? देखिए डियर, आप सभी को पता है कि प्रीपेड एक्सपेंस मीन्स दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन पेड इन एडवांस। इट मीन्स दोज एक्सपेंस व्हिच हैव नॉट बीन ड्यू बट पेड इन एडवांस। यानी कि कोई भी ऐसा एक्सपेंस, कोई भी ऐसा खर्चा जो आपका ड्यू नहीं हुआ बट इट वॉज पेड इन एडवांस, लेकिन जिसकी पेमेंट आपने एडवांस में कर दी वो आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा। दैट विल बी कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने अपने किसी वर्कर को अगले साल की सैलरी एडवांस में दे दी, इट विल बी कॉल्ड प्रीपेड सैलरी। आपने अपने लैंडलॉर्ड को, मकान मालिक है जो, उसको आपने अगले 6 मंथ का रेंट एडवांस में दे दिया, दैट विल बी कॉल्ड प्रीपेड रेंट। ठीक है, तो एनी एक्सपेंस व्हिच हैव बीन पेड इन एडवांस इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक, अब देखो बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस का ट्रीटमेंट करने से पहले हम लोग इसमें 2 पॉइंट लेंगे।
देखो क्या होता है कि इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग दो प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक तो आपको लिखा जाए रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस, और दूसरा लिखा जाए रेंट इन एडवांस। दोनों केसेस में 2000 रुपीज लिखा जाए। देखो एक वर्ड तो मैं लिख रहा हूं रेंट पेड इन एडवांस और एक वर्ड लिख रहा हूं रेंट इन एडवांस। ठीक है, दोनों में फर्क है, दोनों में डिफरेंस है और दोनों के लिए एंट्री भी अलग अलग होगी। देखो बेटा, अगर यहां पे वर्ड दिया जा रहा है पेड इन एडवांस, पेड वर्ड दिया जा रहा है, इट मींस एक्सपेंसेस हैव बीन पेड इन एडवांस एट प्रेजेंट। भाई इस समय आप जानबूझकर किसी एक्सपेंस की पेमेंट एडवांस में कर रहे हो। जैसे मान लो आपके पास कोई वर्कर आया और उस वर्कर ने कहा कि जी मुझे 10,000 रुपीज सैलरी के एडवांस में दिए, आपने आज और अभी पैसे निकालकर उसको दिया, तो आप वर्ड यूज करोगे सैलरी पेड इन एडवांस। लेकिन मान लो आज आपका किसी वर्कर के साथ पर्टिकुलर हिसाब किताब नहीं चलता, ठीक है, वर्कर आया जी मुझे 10,000 की रिक्वायरमेंट है, अब उस आपको ये नहीं पता कि वर्कर ने काम किया या नहीं किया, आपने उसको सैलरी निकाल के दे दी, ठीक है, 2 महीने बाद आपने उस वर्कर का हिसाब किताब निकाला और उसको आपको ये पता चलता है आफ्टर 2 मंथ कि इस वर्कर को 20,000 रुपीज आपने पहले दे रखे, उस 20,000 के रिगार्डिंग उस वर्कर ने काम नहीं किया, तो उस समय जब वर्ड यूज होगा तो वो कहलाएगा इन एडवांस वर्ड, वहां पे पेड वर्ड यूज नहीं होगा। पेड वर्ड यूज होता है इफ एनी एक्सपेंसेस हैव बीन पेड इन एडवांस एट प्रेजेंट। अगर हम किसी एक्सपेंस को एट प्रेजेंट एडवांस में दे रहे हैं, तो एट प्रेजेंट दे रहे हैं तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे पेड। अगर हमने किसी एक्सपेंस को पहले कभी दिया था, नाउ वी रियलाइज दैट दिस एक्सपेंस हैव बीन पेड इन एडवांस, यानी कि आज अगर हमें रियलाइज हो रहा है कि भाई ये खर्चा हमने एडवांस में दे दिया, ठीक है, तो वर्ड हम यूज करेंगे केवल एक्सपेंस इन एडवांस। क्लियर? देखो जैसे क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। भाई मान लो आज हम किसी दोस्त के घर पे गए या किसी जान पहचान वाले के घर पे गए, हमने उसका मकान किराए पे ले लिया, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमने उससे पूछा जी कितना किराया लोगे, वो कहता है कोई नहीं बाद में देख लेंगे, बाद में डिसाइड कर लेंगे, ठीक। हमने क्या किया, उसको 50,000 रुपीज पकड़ा दी कि भाई ये 50,000 रुपये लो, जो आपका किराया बनता है बाद में बता देना कितना बनता है, ठीक है। तो आज की डेट में तो हमें नहीं पता कि हमने उसमें से कितना पैसा एडवांस में दिया हुआ है। 10 दिन के बाद वो हमारे पास आता है और वो कहता है जी आपका किराया है 10,000 रुपीज पर मंथ, ठीक। तो आप ही देखो 10,000 पर मंथ, एक महीने हमने उसका यूज कर लिया, मान लो मकान उसका एक महीने यूज कर लिया, पेमेंट हमने पहले ही कर दी थी। अब आप देखो कि उसमें से 1 मंथ का रेंट तो यूज हो चुका, लेकिन जो 40,000 रुपीज का रेंट बच रहा है वो नेक्स्ट पीरियड से बिलोंग करता है, लेकिन उस 40,000 की पेमेंट हमने आज नहीं की, पहले की थी, तो आज तो हम वर्ड यूज करेंगे रेंट इन एडवांस। और अगर आज हम पैसा दे रहे हैं ये जानते हुए कि हम एक्सपेंस की पेमेंट एडवांस में कर रहे हैं, तो हम लोग एंट्री करेंगे रेंट पेड इन एडवांस। अगर पेड वर्ड दिया गया है, पेड वर्ड दिया गया है किसी भी एक्सपेंस को एडवांस में पे करने के लिए, तो उसके लिए हमारी एंट्री होगी, देखो एक इफेक्ट तो पड़ेगा कैश पर, अगर पेड वर्ड दिया गया तो एक्सपेंस कैश को क्या करोगे, क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट पड़ेगा प्रीपेड एक्सपेंस पे, जो आपके लिए एसेट्स का काम करेगा, तो प्रीपेड एक्सपेंस को करोगे डेबिट। तो उस केस में तो एंट्री करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर किसी भी एक्सपेंस को आप एडवांस में पे करते हो तो आपकी एंट्री हो जाएगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर क्लियर वर्ड कह रखा है पेड। लेकिन अगर केवल ये कहा जाए एक्सपेंस इन एडवांस, पेड वर्ड नहीं कहा जा रहा, पेड वर्ड नहीं कहा जा रहा, सिर्फ कहा जा रहा है एक्सपेंस इन एडवांस, जैसे कह दिया जाए रेंट इन एडवांस, तो उस केस में आपकी एंट्री क्या होगी, उस केस में एंट्री बनेगी प्रीपेड एक्सपेंस। भाई प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए एसेट्स का काम करेगा,
प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास जर्नल होती है स्पेशल ट्रांजिशन से रिलेटेड। ठीक है, देखो बेटा ये कुछ हमारे पास स्पेशल एंट्रीज थी। स्पेशल इन द सेंस इसलिए स्पेशल नहीं है कि ये स्पेशल टाइप की ट्रांजिशन है, इसमें कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट्स है। रेंडमली ये बहुत ही कम रिकर होती है, यानी कि ये ट्रांजिशन बहुत कम होते हैं, इसलिए हम इनको स्पेशल एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। वैसे कुछ भी स्पेशल नहीं है, नॉर्मल एंट्रीज हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो बाय इवनिंग कॉल करके क्लियर कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।